नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर मैं डेली डिस्कस करता हूँ डेली इकोनॉमी न्यूज। और आज दोस्तों एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। आज है बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी। आप सबको पता है हर 2 महीने में क्या होते हैं, आरबीआई में एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है जो कई सारे डिसीजन लेती है। रेपो रेट क्या होगी, सीआरआर क्या होगी, एसएलआर क्या होगी, ये सबके बारे में डिसीजन लेता है। इसके अलावा और कई सारे बड़े रेगुलेटरी चेंजेस के बारे में भी डिसीजन लेते हैं। तो दोस्तों लेटेस्ट में जो जून महीने में कि जो बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिन तक मीटिंग हुई थी, 3 से 5 जून तक। और 5 जून को आप सबको पता है फिर आरबीआई गवर्नर साहब टीवी पे आते हैं और बताते हैं क्या क्या डिसीजन लिया गया। तो इसी क्रम में दोस्तों लेटेस्ट में जून की जो आरबीआई की मीटिंग हुई है, इसमें क्या क्या डिसीजन लिए गए वो इसके बारे में दोस्तों हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप न्यूज देखिए। आरबीआई एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग जून 2026। रेपो रेट हेल्ड, रेपो रेट में कोई चेंज नहीं किया गया, 5.2% रहा गया। 5 की टेक अवे फ्रॉम मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन, वो तो हम आगे डिसीजन करेंगे, डिसाइड आगे हम करेंगे डिस्कस। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी मीट सेकंड न्यूज जून 5 2026। रेपो रेट अनचेंज एट 5.25%। पॉलिसी स्टांस को भी चेंज नहीं किया गया, न्यूट्रल रहा। 5 मेजर टू अटैक डॉलर, तो डॉलर को अटैक करने के लिए कुछ मेजर लिए गए, वो सब क्यों लिए गए वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले तो आप सबको पता है, देखो एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या अंडर एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बना रखी है। क्या हो रही है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बिठा रखी है। इसका काम क्या होता है आप सबको पता है। आरबीआई का मेन काम क्या होता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, महंगाई को कंट्रोल करना। और आरबीआई को टारगेट दे रखा है गवर्नमेंट ने कि कितनी महंगाई होनी चाहिए इंडिया में, 4+-2। ये तो आप सबको ध्यान होगा। इट मीन 2 से 6% के बीच महंगाई होनी चाहिए। साथ साथ में इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हो, साथ साथ में जो हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट है वो भी डाउन है, उसको भी ध्यान रखना है। ये बेसिक काम होता है दोस्तों आरबीआई का, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। आप सबको पता है ये बेसिकली आरबीआई एक्ट 1934 का पार्ट है। और हर 2 महीने में इसकी मीटिंग होती है। हालांकि ऐसे कोई कंपल्सन नहीं दोस्तों। आरबीआई एक्ट के अकॉर्डिंग एमपीसी को साल में 4 बार मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी परंपरा यही है कि हर 2 महीने में मीटिंग होती है। अब ये जो फाइनेंशियल 2026-27 चल रहा है, अभी कौन सा फाइनेंशियल 2000 चल रहा है, 2026-27। आप सबको पता है कब से कब तक चलेगा, 1 अप्रैल 2026 से कब तक है, 31 मार्च, 31 मार्च 2027 तक। ये पूरा साल चलेगा। इस साल की जो फर्स्ट मीटिंग तो हुई थी अप्रैल में। कब हुई थी, एमपीसी की पहले मीटिंग हुई थी अप्रैल 2026 में। इसी क्रम में दोस्तों अब सेकंड मीटिंग हुई है जून 2026 में। अब आप सबको पता है वार वगैरह चल रहा है, तो महंगाई वगैरह बढ़ी थी, तो ऐसा लगा था रेपो रेट बढ़ाया जाएगा, लेकिन नहीं बढ़ाएगा। तो आप सबसे पहले न्यूज देखिए। तो बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग, और ये आपको ये भी जानना चाहिए, एमपीसी के 6 मेंबर होते हैं। और इसको चेयर कौन करता है, तो आरबीआई के गवर्नर साहब करते हैं। ये तो आपको ध्यान होगा। ऐसे ही मैं देखो आज इसके बारे में डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, इसमें क्या क्या डिसीजन लिए उसके बारे में करूंगा। एमपीसी क्या होती है, क्या काम होता है, वो आज मैं डिस्कस नहीं करूंगा। 6 मेंबर होते हैं, 3 तो आरबीआई से होते हैं, 3 तो क्या होते हैं, आरबीआई के लोग होते हैं, गवर्नर डिप्टी गवर्नर साहब होते हैं, और 3 एक्सटर्नल मेंबर होते हैं जो गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करती है। और ये डिसीजन, लेकिन सब डिसीजन सब कोई भी मेजोरिटी से डिसीजन लेते हैं। तो बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी 3 दिन तक। कब चली थी, 3 से 5 जून 2026 तक। और 5 जून को गवर्नर साहब आए और टीवी में बताया। इट इज द सेकंड मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल 2026 में, जो वित्त वर्ष चल रहा है 2026-27, इसकी क्या सेकंड मीटिंग है। अब क्या डिसीजन लिए गए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे जो मेजर डिसीजन होता है ना, एमपीसी का जो मेन काम होता है वो रेपो रेट का। रेपो रेट के बारे में आज मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, क्या होता है ये आपको याद होना चाहिए, तभी इसको लेक्चर देखने का मतलब है। तो दोस्तों ऐसा लग रहा था कि अभी क्या हो रहा है, वेस्ट एशिया वार की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो रेपो रेट में बढ़ाई जा सकती। लेकिन एमपीसी ने डिसाइड किया कि रेपो रेट में कोई चेंज नहीं किया जाएगा। नो चेंज इन रेपो रेट, 5.25% बनी की बनी रहेगी। 5.25% रेपो रेट रहेगी। और दोस्तों जब साथ साथ में जो स्टांस है, स्टांस का मतलब होता है कि अगली मीटिंग में एमपीसी क्या निर्णय लेगी उसका पहले से एक पूरा अनुमान हो जाता है। तो स्टांस बेसिकली पहले भी न्यूट्रल था, इसमें भी कोई चेंज नहीं किया गया और अभी भी न्यूट्रल बना रखेगा। साथ में जब आप सब जानते हो, जब रेपो रेट में कोई चेंज नहीं किया गया तो बैंक रेट में कोई चेंज होगा क्या, नहीं होगा। एमएसए में भी कोई चेंज नहीं होगा, ये भी 5.5% ही रहेगा। भाई जो बैंक रेट और एमएसए में होता है ना, वो रेपो रेट प्लस 0.25% होता है। मतलब रेपो रेट से 0.25% ज्यादा होता है। जब रेपो रेट में कोई चेंज नहीं किया गया तो बैंक रेट में भी कोई चेंज नहीं है, एमएसए में भी कोई चेंज नहीं, वही सेम 5.5% रहेगा दोस्तों। एचडीएफ स्टेटिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में कोई चेंज नहीं किया गया दोस्तों, ये 5% पर आ गया। कैश रिजर्व रेशो, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, ये भी 3% का जो पूर्वत बना रखा है। स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर, इसमें भी कोई चेंज नहीं है दोस्तों, 18%, 18% आ गया। रिवर्स रेपो रेट, इसमें भी कोई चेंज नहीं किया गया, ये भी 3.35%। जो पहले से जल्दी आ रही थी वो सब अभी बनी हुई है। देखो इस बार मैंने आपको सारे रेटों के रेट बता दी, सारे रेट अभी वर्तमान में क्या टाइम में क्या चल रही है सब बता दी, कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। रेपो रेट कितनी है, 5.25%। बैंक रेट कितनी है, 5.5%। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ कितनी है, 5.5%।
स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 5 कितनी है, 5.5%। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो कितना है, 3%। स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर कितना है, 18%। रिवर्स रेपो कितना है, 3.35%। सारे डेटा मैंने यहाँ को आपको बता दी। इसके अलावा दोस्तों कुछ चेंज किए गए। सबसे बड़ा चेंज किया जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट का। देखो दोस्तों, ये जब भी एमपीसी की मीटिंग होती है ना, तो जो ये साल चल रहा है फाइनेंशियल 2026 तक, इसमें पूरे साल में जीडीपी ग्रोथ रेट कितने का अनुमान है, कितनी रह सकती है, ऐसा ये हर मीटिंग के बाद अनुमान लगाते हैं। लास्ट टाइम दोस्तों अनुमान लगाया गया था, उससे इसमें कमी की गई है। लास्ट टाइम जो ये अनुमान था वो था 6.9%। जब अप्रैल में मीटिंग हुई थी तब ऐसा माना जा रहा था कि जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट है इस साल वो 6.9% रहेगी। लेकिन उसको आपको पता है उसके बाद तो क्या हो गया, वेस्ट एशिया वार हो गया, क्रूड वगैरह महंगे हो गए, तो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ तो गिरनी थी। तो फाइनली एमपीसी ने जो हमारे जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट है ना, उसको डाउनग्रेड किया अनुमान को 6.9% से कितना कर दिया, 6.6% कर दिया गया। तो आप यहां देख सकते हैं तो जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट है ना फॉर 2026-27 वो रिवाइज कर दिया गया। कितने से, 6.9% था पहले, लेकिन इसको अब घटा के कितना कर दिया गया, 6.6%। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आरबीआई के अकॉर्डिंग 2026-27 में जीडीपी कितना ग्रोथ कितने रहेगी, तो वो 6.9 नहीं रहेगी, वो पहले था। अब लेटेस्ट का में कितना हो गया, 6.6% हो गया। साथ साथ में दोस्तों एक महंगाई का भी अनुमान लगाते हैं कि जो साल चल रहा है उसमें महंगाई कितनी रहेगी। सीपीआई एस्टिमेट फॉर फाइनेंशियल 2027, जो रिटेल इन्फ्लेशन है, खुदरा महंगाई है, वो इस साल कितने रहेगी। दोस्तों पहले अनुमान लगाया था अप्रैल में 4.6% का, लेकिन आप सबको पता है महंगाई तो बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, वार के चक्कर में पेट्रोल क्रूड ऑयल वगैरह बढ़ रहे हैं, गैस बढ़ रही है, सीएनजी वगैरह, एलपीजी वगैरह सब बढ़ रही है। तो इसलिए दोस्तों महंगाई इंडिया में ओवरऑल बढ़ रही है। तो इन्होंने दोस्तों ये सीपीआई का जो एस्टिमेट था वो 4.6 से बढ़ाया कितना कर दिया गया, रिवाइज कर दिया गया 5.1%। तो दोनों डेटा इंपोर्टेंट है, जीडीपी ग्रोथ का 6.6% और सीपीआई का 5.1%। ये एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है। आई होप आपको यहाँ पर अब तक कोई तकलीफ नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों की मेजर टू अट्रैक्ट डॉलर इनफ्लो, देखो लेटेस्ट में आप सबको पता है रूपी का क्या हाल हो रहा है। रूपी कहां जा रहा है, रूपी जा रहा है पाताल में, पाताल लोक में रूपी का वास होने वाला है बहुत जल्दी। आप सबको पता है रूपी कहां टच कर गया था, 97 टच कर गया था, और ऐसा माना जा रहा था कि ये क्या हो रहा है, 100 पार करेगा। भाई 400 पार तो नहीं होते, लेकिन 100 पार रुपए करने वाला था, ऐसा माना जा रहा था। लेकिन गवर्नमेंट 100 पार करने नहीं देगी, गवर्नमेंट की जमी हुई है इमेजेस से। क्या गवर्नमेंट की जमी हुई है इमेजेस से, तो गवर्नमेंट किसी भी स्थिति में 100 से पार नहीं जाती। लेटेस्ट में आप सबको पता है कई सारे डिसीजन लिए गए। अब रुपए गिर क्यों रहा है, भाई कोई भी चीज गिरती क्यों है, जब डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है। डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है और रुपये क्या हो रहा है, रुपये वीक हो रहा है, सीधी सी बात है। भाई एक चीज मजबूत हुई, एक चीज घटी। अब जो स्ट्रॉन्ग कौन होगा, जिसकी डिमांड है, जिसका भाव है। भाई बाजार में क्या हो रहा है, देखो रुपये डॉलर की डिमांड ज्यादा है, डॉलर कम है, और रुपये की सप्लाई ज्यादा है। रुपये की सप्लाई ज्यादा है, रुपये ज्यादा मात्रा में, इसलिए रुपये गिर रहा है, और डॉलर इंडिया में कम है, इसलिए क्या हो रहा है, रुपये डाउन होगा। तो आप क्या करें, अब एक ही तरकीब है रुपये को मजबूत करने के लिए कि डॉलर लाओ कहीं से भी। क्या करो, डॉलर लाओ। इंडिया में अगर डॉलर बढ़ गया तो अपना आप डॉलर की सप्लाई बढ़ते क्या हो जाएगा, डॉलर का जो मजबूत हो रहा है वो खत्म हो जाएगा किसी भी प्रकार से। यन किन प्रकार क्या उसके उद्देश्य है, वो डॉलर को लेके आना। लेटेस्ट में आप सबने सुना होगा कि एफपीआई को क्या किया, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो फॉरेन से इंडिया में निवेश करते हैं उन पे एक टैक्स लगता था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। आप सबको पता है कोई भी हम सिक्योरिटी खरीदते हैं कुछ टाइम के लिए, उस पर हमको कुछ बेनिफिट होता है, उस पर टैक्स लगता है, लॉन्ग टर्म होता है, और एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है। तो दोस्तों जो एफपीआई है इन पे क्या करता था, जो लंबे टाइम के लिए लगते थे 3 साल 5 साल, उन पे एक टैक्स लगता था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5%। पर ये क्या कर रहे थे, अब ये एपीआई इंडिया छोड़ छोड़ के भाग रहे तो क्या कर रहे हैं, डॉलर लेके जा रहे हैं, और हमको क्या चाहिए, डॉलर चाहिए, उल्टा हो रहा है। तो अब इनको कैसे लुभाएं, कैसे अटैक करें। तो लेटेस्ट में आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया था, ऑर्डिनेंस जारी किया इनके लिए, और इनकम टैक्स एक्ट जो 2025 में लागू होता है इसमें अमेंडमेंट किया गया। और क्या किया, जो एपीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी में निवेश कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में निवेश कर रहे हैं, मतलब जो एपीआई भारत में गवर्नमेंट सिक्योरिटी में निवेश कर रहे हैं, इनको ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स से माफ कर दिया। लगभग 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स था, वो माफ कर दिया। तो अभी इन एपीआई को मजा आ जाएगा कि बाहर में चलो, वहां तो कोई टैक्स लग नहीं रहा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कुछ नहीं है, मैं भारत में निवेश करूं, निवेश करके क्या डॉलर लेके आएगा। तो एक तो काम गवर्नमेंट ने किया, गवर्नमेंट के साथ साथ आरबीआई भी कूद गया। आरबीआई भी क्या चाहता है कि अब आए इंडिया में डॉलर, ताकि इंडिया का जो रुपी है वो डाउन होने से बचा। तो इसमें कई सारे कदम उठाए गए थे, उसमें से एक पहला कदम था फुली एक्सेसिबल रूट एक्सपेंडेड, जो एफएआर रूट है उसको एक्सपेंड किया गया। देखो क्या है ना, ये एपीआई इंडिया में निवेश करते हैं ना, तो इनके कई सारे रूट बना रखे हैं। एक होता है फुली एक्सेसिबल रूट एफएआर रूट, एक होता है जनरल रूट। देखो जनरल रूट तो क्या जनरल आदमी के लिए होता है। अब यहाँ आओ तो कई सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी आपको, क्या करनी पड़ेगी, कई सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी, ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो डॉक्यूमेंट लाओ, कई सारी कंडीशन होती है। तो ये परेशान हो जाते हैं, इनको दिक्कत आती है, इनको बहुत ज्यादा क्या होती है, ब्यूरोक्रेटिक की प्रॉब्लम आती है। तो एक अलग से रूट बना दिया, क्या करें, एफआईआर। क्या आप इस रूट के तहत आओ, आपको कोई कंप्लाइंस नहीं करनी पड़ेगी, मतलब आपको कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ेगी, सीधा आओ निवेश कर दो। पर एफआईआर में ना सारी करनी है, कुछ कुछ फिक्स सिक्योरिटी कर रखी है।
हर जगह हर सिक्योरिटी में एफआईआर के थ्रू निवेश नहीं कर सकते। कुछ फिक्स सिक्योरिटी जो आरबीआई डिसाइड करेगा उसी में एफआईआर के थ्रू निवेश कर सकते हैं। तो आरबीआई ने लेटेस्ट में क्या किया, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी 15 साल के लिए जारी होती है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी 30 साल के लिए जारी होती है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी 40 साल के लिए जारी होती है, इन तीनों को क्या किया, ये एफआईआर रूट में शामिल कर दिया गया। मतलब एक तरह से क्या किया, जो ये 15, 30, 40 ईयर्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी ब्रॉट अंडर एफआईआर रूट, इसको क्या किया, जो 15 और 30, 40 साल की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, इनको भी एफआईआर रूट में शामिल कर दिया गया। इट मीन अब एफबीआई इन सिक्योरिटी में आसानी से क्या करेंगे, पैसा निवेश कर पाएंगे। इट मीन वो क्या करेंगे, डॉलर ले आएंगे। साथ साथ में दोस्तों एफबीआई पे कई सारी लिमिट्स थी, इतना पैसा निवेश नहीं करोगे, इतना वहां नहीं करोगे, ये सब कई सारी लिमिट होती है, वो हमको जानना जरूरी नहीं है, लेकिन लिमिट थी, उस लिमिट को भी आरबीआई ने रिमूव कर दिया गया। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है सबका, ये सबका बेसिक ऑब्जेक्टिव इंडिया में किसी भी प्रकार से क्या है, डॉलर आए, तो अगर हम ये सिक्योरिटी एफआईआर में शामिल कर देंगे तो और ज्यादा लोग यहाँ पर निवेश करेंगे और इंडिया में ओवरऑल डॉलर आएगा। तो ये पहला दिक्कत, तो पहला जो हमारा बिंदु था वो आपको समझ में आ गया होगा। फुली एक्सेसिबल जो रूट है उसमें कई सारी सिक्योरिटी पहले से थी, कुछ नई सिक्योरिटी को शामिल किया गया, 15 साल, 30 साल, 40 साल गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ताकि फॉरेन जो इन्वेस्टर्स है वो इसमें निवेश करें और इंडिया में डॉलर आए। आई होप आपको दिक्कत नहीं होगी। सेकंड डिसीजन लिया गया तो ईसीबी पुश फॉर पीएसयू। इंडिया में कई सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, आपने नाम तो सुना है, कई सारे हैं भाई। जैसे एक नाफिड है, और इसके अलावा कई हो सकते हैं, इंडियन ऑयल वगैरह कई सारे हो सकते हैं, जो जितने पब्लिक सेक्टर कंपनी है ना, ये क्या चाहते हैं गवर्नमेंट कि ये बाहर से उधार ले, क्या करे, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ईसीबी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग ले, इसको गवर्नमेंट प्रमोट करने वाली है। आरबीआई इसको प्रमोट करेगा कि जो पीएसयू है ये बाहर से उधार ले, और किससे ले, ईसीबी के माध्यम से, ताकि बाहर से उधार लेगा तो किस में लेगा, डॉलर में लेगा, और ओवरऑल क्या होगी, इंडिया में डॉलर का इनफ्लो बढ़ेगा, इससे रुपये क्या होगा, स्टेबल होगा। तो बेसिकली आरबीआई का सेकंड प्रयास है, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो क्या करो, उनको क्या करो, किसी प्रकार से क्या करो, ये एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग ले, तो इसके लिए कुछ प्रयास करेंगे। कंसेशनल फॉरेक्स सेव, ये जो फॉरेक्स सेव करेंगे वो कंसेशनल करेंगे, कुछ छूट देंगे। आरबीआई क्या करेगी, कुछ छूट देगी, ताकि इनको प्रोत्साहन मिले कि ये बाहर जाके एक्सटर्नल कमर्शियल बोलिंग के माध्यम से उधार ले, टिल सितंबर 30 2026, सितंबर 30 2026 तक इस प्रकार की कुछ छूट देंगे, ताकि जो ये पीएसयू है बाहर से बोरिंग करके लाए, डॉलर में लेके आए और इंडिया में डॉलर का इनफ्लो बढ़ा। थर्ड जो सुधार किया गया दोस्तों, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक डिपॉजिट, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक डिपॉजिट, देखो एफसीएनआरबी कुछ नहीं है, एफसीएनआरबी, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट बैंक। देखो क्या है ना, ये इंडिया है, इंडिया के बाहर खूब सारे लोग रहते हैं, खूब सारे रहते हैं, कौन कौन रहता है, एनआरआई रहता है, कौन रहता है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया रहते हैं, ओसीआई रहते हैं, एनआरआई रहते हैं, और कई सारे रहते हैं रेजिडेंट जो बाहर रहते हैं। अब क्या चाहते हैं, ये इंडिया के बैंक में डिपॉजिट करे, क्या करे, इंडिया के बैंक में डिपॉजिट करे, और कैसे करे, सपोज करो ये बैंक है एसबीआई या इंडिया में, इसकी ब्रांच में डिपॉजिट करे, और कैसे करे, जो फॉरेन करेंसी में करे, डॉलर में करे, ऐसा नहीं रुपये में। ऐसा नहीं हो कि भाई ये एनआरआई पहले डॉलर लेके आया, डॉलर को रुपये में कन्वर्ट कराया और इसमें बैंक में जमा करे, नहीं, ये क्या करे, जैसे एसबीआई की मुंबई ब्रांच है, इसमें क्या करे, डॉलर में ही जमा कर दे। तो ऐसा करते रहे, कई बार करते आ रहे हैं, पर ये करते क्यों हैं? ये डिपॉजिट कब करेंगे और जरा कब बढ़ेगा, जब किसी प्रकार से क्या हो, इंटरेस्ट रेट इनको ज्यादा मिले। भाई फॉरेन को क्या मजा रहा है, जो एनआरआई अमेरिका में रहता है वो इंडिया में आगे डॉलर जमा करेगा, वो इसलिए करेगा कि उसको इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलेगा। लेकिन दोस्तों जब वो यहाँ जमा करता है तो एक दिक्कत आती है, वो है करेंसी, करेंसी फ्लक्चुएशन। आप ये सब समझते हो, ये मैं आज समझाऊंगा नहीं, करेंसी रेट चेंज होगी। वो 100 रुपए यहाँ पर निवेश किया, बाद में उसको 105 मिलना था, लेकिन 100 के डॉलर की वैल्यू तब यहाँ थी $1 थी, अब डॉलर करेंसी फ्लक्चुएट होगी, अब $1 कितना हो गया, 105 का हो गया। तो यहाँ भी उसको $1 मिलता था, यहाँ भी $1 मिलेगा, तो कोई बेनिफिट नहीं होगा ना। तो ये गवर्नमेंट ये प्रयास करेगी, आरबीआई ये प्रयास करेगा कि दोस्तों जो फॉरेन करेंसी नॉट जो डिपॉजिट ले रहे हैं ना, जो क्या कर रहे हैं, सपोज करो ये यहाँ पर जो एनआरआई डिपॉजिट कर रहे हैं इंडिया में एफसीएनआरबी के तहत, तो इसको क्या करो, करेंसी को क्या हेज कर दो। करेंसी हेजिंग को होती है, एक कंसेप्ट होता है, कोई भी फॉरेन से इंडिया में निवेश करता है तो करेंसी की जो एक्सचेंज रेट है वो घटती बढ़ती रहती है, तो उसके आदमी को क्या ज्यादा जोखिम जाता है कि भाई मेरे को तो हेज कर दो, मुझे तो जो एक फिक्स रेट है वही मिलनी चाहिए। तो ये बदले में कमीशन चार्ज करते हैं, भाई फोकट में कुछ नहीं है, एक तरह से क्या हो, बीमा हो रहा है दो तो करेंसी के अगेंस्ट में, तो कमीशन चार्ज करते हैं, तो इससे उनको क्या होता है, ओवरऑल इंटरेस्ट रेट कम पड़ती है। तो आरबीआई ये कह रहा है कि भाई ठीक है, आप क्या करो, ये जो करेंसी जो कमीशन है ना करेंसी हेजिंग का, वो आरबीआई बोर्ड करेगा। इट मीन अब आप इनको क्या करो, हायर इंटरेस्ट रेट दो, ताकि ये ज्यादा ज्यादा पैसा यहाँ पे इंडिया में डिपॉजिट करे। तो बेसिक है ये फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक में दोस्तों, आरबीआई टू बियर फुल एजिंग कॉस्ट ऑन प्राइस 3-5 ईयर एफसीएनआरबी डिपॉजिट सितंबर 30 2026, सितंबर 30 2026 तक अगर कोई एफसीएनआरबी के तहत इंडिया में इंडियन बैंक में डिपॉजिट करता है, तो जो हेजिंग कॉस्ट लग रही थी ना, हेजिंग चार्जेस 3 से 4% तक लग रहे थे दोस्तों,
ये 3 से 4% विल बोन बाय आरबीआई। अब ये आरबीआई बोन करेगी तो मजा आ जाएगा जमा करने वालों को, इनको ज्यादा रिटर्न मिलेगा, ज्यादा इंटरेस्ट बैंक ऑफर कर पाएंगे, तो इससे क्या होगा, इंडिया में डॉलर का इनफ्लो होगा। तो दोस्तों ये पूरा मैटर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। हम जल्द मिलेंगे, तब तक थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।